दोस्तों प्रीलिम्स की तैयारी के आप उस पड़ाव पर खड़े हो जब लगभग 6 महीने यानी कि इफ़ेक्टिवली 150-160 डेज आपके पास बचे हैं और आप अपनी स्ट्रेटजी को रिव्यू करना चाहोगे, उसमें इश्यूज एंड शॉर्ट कमिंग्स सर्च करके उसको करेक्ट करके प्रिवेंटिव स्टेप्स लेना चाहोगे। आप एक पाथ डिसाइड करना चाहोगे कि ये चीज़ के लिए मैं प्रीलिम्स से पहले ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ एंड इस चीज़ पे प्रीलिम्स के बाद ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि सिर्फ प्रीलिम्स निकालने से काम नहीं चलेगा, कहानी आगे भी है। सिलेक्शन सिर्फ प्रीलिम्स पे डिपेंडेंट नहीं है। प्रीलिम्स में सेलेक्ट होकर बहुत से लोग हर साल घूमते हैं, आप जानते हो। मेन कहानी आती है मेंस में। जब हम बात करते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम की तो हम कहते हैं प्रीलिम्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। प्रीलिम्स में स्टैटिक हो गया, करंट अफेयर्स, एंड जब से सिनॉप्सिस ने इस चीज़ पे एम्फेसिस देना शुरू किया तब से मार्केट में करंट अफेयर्स के अलावा पीवाईक्यूज़ पर भी अब एम्फेसिस देते हैं। अब एक चीज़ है, ऑप्शनल स्टैटिक हर कोई पढ़ता है, ऑप्शनल पीवाईक्यूज़ बहुत लोग दे रहे हैं। ये चीज़, इस पर हम काम करेंगे इस साल से। सिनॉप्सिस पे आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी ब्लॉगिंग में एंड कई जगह देखने को मिलेंगी। बट एक चीज़ जो इग्नोर हो जाती है सब जगह, वो है मेंस स्टैटिक। मेंस के करंट अफेयर्स हम पढ़ लेते हैं। मोस्टली क्या होता है, लोगों ने ये पढ़ा होता है एंड इसके बेस पे बस इसमें ये ऐड ऑन कर देते हैं, और छोटे मोटे जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया एंड सिक्योरिटी हो गया, उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए, एग्जाम में चले जाते हैं, बस दैट्स इट। तो मेंस में क्या क्या इश्यूज आते हैं वो आपको प्रीलिम्स के पहले एटलीस्ट एक बार एड्रेस ज़रूर करने हैं। मेंस स्टैटिक ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सब ऑलमोस्ट छोड़ देते हैं। एग्री जैसे सब्जेक्ट तक के लिए हमने स्टैटिक में मेंस बहुत बढ़िया से कवर नहीं किया होता। तो कैसे करेंगे, तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स स्टैटिक की अगर मैं बात करूं तो ये ठीक है, आपको पता है क्या करना। मैं अभी इस पर कोई भी बात नहीं करूंगा, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो करते रहो। करंट अफेयर्स में दो चीज़ें आती हैं। एक तो जो रीसेंट करंट अफेयर्स है ऑलमोस्ट 1 ईयर के, अगर आप फ्रेशर हो, पहला अटेम्प्ट है तो मोस्टली आप 1 ईयर से बियॉन्ड नहीं जा पाओगे। लेकिन अगर आप फ्रेशर नहीं हो, आप 1 या 2 साल से तैयारी कर रहे हो पहले से, तो आपके पास एक एडवांटेज है। जो भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज होते हैं जो कई सालों से न्यूज़ में है, जैसे कि हमने PT 360 कोर्स में कई बार बात की है, तो वो चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी होती हैं। और आपके पास एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, वो आपके एडवांटेज के लिए आप ले सकते हो या डिसएडवांटेज के लिए ले सकते हो। मोस्टली इसको नेगेटिव ले जाते हैं, आप पॉजिटिवली ले जाओ। ये मान के चलो कि जो चीज़ें न्यूज़ में है, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल फाइनेंस आर्किटेक्चर से रिलेटेड कोई ट्रीटीज़ है, या फिर आपको मिलिट्री ट्रीटीज़ दिख रही हैं, या फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कन्वेंशन दिख रहे हैं, वो सब चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। वो आप पहले प्रिपेयर करके रखो। उसके लिए करंट अफेयर्स की मैगजीन्स वगैरह का वेट मत करो। इनफैक्ट अगर आप बिगिनर भी हो तो भी उन्हें स्टैटिक की तरह कंसिडर करो, राइट। तो जो 5 साल के 6 साल के करंट अफेयर्स है उसमें या तो बिल्कुल वन लाइनर पूछेगा, उनको छोड़ दो। अब 6 साल पहले कोई एक वन लाइनर, कोई एक चिड़िया बिल्ली न्यूज़ में रही हो तो उसे तो आप नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, 6 साल पहले पेरिस कन्वेंशन न्यूज़ में है तो फिर वो आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि स्टैटिक का पार्ट है। CTBT वो करंट अफेयर्स नहीं है, वो स्टैटिक हो गया काइंड ऑफ। तो इसलिए आपको करंट अफेयर्स और कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ में इस वे में चीज़ें करनी चाहिए। इसके अलावा प्रीलिम्स PYQ का क्या रोल है उसके लिए हम लगातार बात करते हैं। अब तो खैर पूरा यूट्यूब ही इस चीज़ से भर गया, ठीक है। अब बात करते हैं मेंस स्टैटिक। करंट अफेयर्स तो आप जानते हो मेंस के क्या करने हैं, कई सारे मैगजीन्स हैं। सिनॉप्सिस ने इस बार इसका बहुत बढ़िया सॉल्यूशन दिया। आपको कुछ फ्री मैगजीन्स अभी देखने को मिलेंगी सितंबर से। सितंबर अक्टूबर हमारा रिव्यू में मेंस PYQ के लिए मेंस आंसर बिल्डिंग कोर्स चलता है सिनॉप्सिस में। मैं स्टैटिक के लिए आपको बताया तो देखो, आपको समझ आएगा कि हम मिस क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल ये GS3 एग्रीकल्चर के कुछ टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं। आई डोंट थिंक कि आपने पढ़े होंगे। ये लगभग 200 पेज 180 पेजेस का कंटेंट है। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं उठा लेता हूँ, इरिगेशन पढ़ लेते हैं, ये तो हम सब पढ़ते हैं। इरिगेशन में क्या पढ़ना है, सबसे पहले इरिगेशन एक टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए। इसके बाद इरिगेशन इन इंडिया कैसे हो रही है। कमांड एरिया डेवलपमेंट एक टॉपिक है, माइनर इरिगेशन, देन माइनर वर्सेस कमांड एरिया डेवलपमेंट हो गया, कुछ डिफरेंसेस, देन कुछ केस स्टडीज़, फिर इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी का इस पर क्या रोल है। जैसे हम क्या पढ़ते हैं इरिगेशन में, इरिगेशन होती क्या है, इरिगेशन सिस्टम, सिलेबस में क्या लिखा है, टाइप ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम्स। ये मैंने खुद नहीं लिखा है, ये सिलेबस अगर आप देखोगे ना GS3 का तो ये यहाँ लिखा हुआ है इरिगेशन, ये लिखा हो इरिगेशन सिस्टम्स। ये क्यों ज़रूरी है, कल के दिन सीधे सिलेबस की लाइन उठा के पूछ ले तो क्या आपको इरिगेशन सिस्टम्स आते हैं, नहीं आते तो सबसे पहले तो आप यही पढ़ो कि इरिगेशन सिस्टम्स होते क्या हैं। सरफेस इरिगेशन सिस्टम होता है, उसके कुछ एग्जांपल्स आप याद कर लो। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है, एक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, सब इरिगेशन सिस्टम है,
देन हाइड्रोपोनिक सिस्टम है, देन इसके अलावा एक और, ठीक है। कुछ पर्सपेक्टिव्स आपको पता होनी चाहिए इरिगेशन सिस्टम पे, क्यों? क्योंकि बहुत कॉमन टॉपिक है, कहीं ना कहीं आपको एसए में या ऑप्शनल में, इनफैक्ट जीएस में भी आपको हेल्प ज़रूर करेगा कि कैसे इवॉल्व हुआ हाइड्रोलिक सोसाइटी। आपको अगर आपने ये एक लाइन भी पढ़ ली, क्या है, जिसके पास पानी या इरिगेशन का कंट्रोल है वो उस टाइम पॉलिटिक्स कंट्रोल कर सकता था, बेसिकली ये वो थ्योरी है। अभी इसके लिए तो कोई ऑप्शनल की आपको नीड नहीं है, राइट। तो ये आप जीएस में भी कोट कर सकते हो इस लेवल पे। तो ये चीज़ें हमने अपने स्टैटिक में कवर करने की ट्राई किया, आपको पढ़ना चाहिए। एग्री के फाइल मैंने आपको कहा था फ्री रिसोर्सेज में दे दूंगा, सिनॉप्सिस की वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर लेना, फ्री रिसोर्सेज में मिल जाएगी। इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, सोशो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स क्या हो सकते हैं। देन हम सरफेस इरिगेशन वर्सेस ग्राउंड वाटर इरिगेशन, एक इमेज अगर आप बना पाओ वेल एंड गुड। इसके अलावा हम कुछ सीधे डायरेक्टली टेबल में इसका डिफरेंस पढ़ना चाहेंगे। इम्प्लीकेशंस ऑफ इरिगेशन, जब हम इम्प्लीकेशन की बात करते हैं तो उसमें आप देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, हम उनकी बात करेंगे। इंडिया में इरिगेशन कैसे चल रही है, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट में क्या क्या है, कुछ आप एग्जांपल्स पढ़ो, कैनाल इरिगेशन, टैंक, ये सारे इरिगेशन इन इंडिया, ये सब चीज़ें चला करती हैं। माइक्रो इरिगेशन वगैरह कैसे चल रहा है, चैलेंजेस क्या है इंडिया में, ये हो गया, ठीक है। कमांड एरिया डेवलपमेंट बहुत पॉपुलर टॉपिक है, प्रीलिम्स में ही पूछता है। तो की कंपोनेंट क्या है, बेनिफिट क्या है, चैलेंजेस, केस स्टडीज़ वगैरह आपको पता होनी चाहिए। इंदिरा गांधी का CAD का आप एक बार मैप याद कर लो। इसके अलावा भी है कमांड एरिया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, ठीक है। माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट, इस तरह से आप ये एक डिफरेंस यहाँ पर पढ़ सकते हो, ये चीज़ें आप देख सकते हो। केस स्टडीज़ आपको पता होनी चाहिए, राइट। इस वे में आप चीज़ें कवर करते हो। तो सिलेबस के टॉपिक आपको क्यों पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक था जिससे आज तक कभी क्वेश्चन नहीं पूछा, ई टेक इन द एड ऑफ फार्मर्स। आप देखना गूगल पे बहुत सारे इसमें लिखी हुई हैं चीज़ें, बट बहुत गंदे वे में लिखे हुए हैं कंटेंट, फालतू कंटेंट है वो मोस्टली, ठीक है। आप ये समझो ई टेक्नोलॉजी होती क्या है, ई टेक्नोलॉजी का ग्लोबल रोल क्या होता है, राइट। इस वे में आप चीज़ों को कवर करोगे, ठीक है। टेक्नोलॉजी डिबेट क्या चलती आ रही है, चैलेंजेस फार्मर्स क्या फेस करते हैं, केस स्टडीज़ क्या है, स्टेटस ऑफ यूज़ क्या है इंडिया में, वर्ल्ड में क्या है, इस तरह से। देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ये पढ़ोगे। एक और मैंने आपको मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव दिया है, ई टेक्नोलॉजी के लिए क्या रोल प्ले करना। तो बेसिकली आप क्या डिसाइड करोगे, जो चीज़ आपने बिल्कुल ही छोड़ दी है। वापस आ रहे हैं हम यहाँ पर, मेंस स्टैटिक, ये पार्ट आपको नहीं छोड़ना है। प्रीलिम से पहले एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए कहाँ से ये चीज़ें कवर करनी है। करंट अफेयर्स हो गए। इसके लिए आप आज की डेट में, जैसे आपको 2 या 3 दिन बाद सिनॉप्सिस की वेबसाइट पर मेंस करंट अफेयर्स डाउनलोड करने को मिले, उस दिन आप विजन से उठा के या किसी से भी उठा के कंपेयर कर लेना, आपको समझ आ जाएगा क्यों वो वाले आपको रिप्लेस करने। मेंस PYQ के लिए सिनॉप्सिस का MAB कोर्स है, अदरवाइज फ्री वीडियोस काफ़ी सारे दे दिए, उनको आप फॉलो करो। टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे, बहुत से लोगों से जैसे मैं बात करता हूँ तो वो क्या कहते हैं, मैं दिसंबर तक ऑप्शनल ख़त्म कर लूँ उसके बाद प्री में लग जाऊँ। ऐसा नहीं करना होता है। आप क्या करोगे, सपोज़ आपके पास इतना टाइम है, तो प्री के लिए अब आप टाइम धीरे 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 बढ़ाओगे। जैसे जैसे प्री नज़दीक आएगा, प्री का टाइम आप ज़्यादा दे दोगे, ठीक है। अब ऑप्शनल का ऐसा नहीं कि आज की डेट में आप ऑप्शनल ऐसे टाइम दे रहे हो दिसंबर आते ही जीरो हो गए, नो। इसको आप जितना खींच पाओ ऑप्शनल एंड मेंस को प्री के पहले, सपोज ये प्री की डेट है, वहाँ तक चलाओ, यहाँ इसके बाद छोड़ देना। लेकिन इतना आप ज़रूर करो। अगर आप दिसंबर या जनवरी में ये टारगेट कर ले रहे हो कि मुझे ऑप्शनल छोड़ देना है या मेंस छोड़ देना है, तो आप एनीवेज प्री के बाद कहीं जाने वाले नहीं हो। रिवीजन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, जो आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो सबसे बड़ी चीज़ है, और टाइम सबसे कॉस्टली चीज़ है दुनिया में। तो ये चीज़ें आप माइंड में रखो। आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल जैसे एक टाइम मैनेजमेंट की मैं बात करूं, जैसे मैंने किया है, हमेशा से करते आ रहा हूं। आपके पास एग्ज़ाम के लिए भी सपोज़ आप 6 डेज़ अ वीक पढ़ते हो, आपने अगर 6 डेज़ अ वीक पढ़ा तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, इसमें से आज की डेट में आप क्या कर सकते हो। सपोज़ आज की डेट में आप 4 डेज़ मेंस को देते हो, 4 डेज़ मेंस हो गए, इसमें से आप 2 दिन ऑप्शनल को दे दो, 2 दिन GS को दे दो, हो गया। और 2 दिन आप प्रीलिम्स को दे दो। विद टाइम ग्रेजुअली धीरे धीरे इस 4-2 को 3-3 करो, फिर 2-4 करो, देन 1-5 करो, देन एंड में 0-6 करो। 1 डे आप मेंस के लिए दोगे, देन 5 डेज़ प्रीलिम्स के लिए। इस तरह से जैसे जैसे प्रीलिम्स एग्जाम पास आता जाएगा, इस वे में आपको अपना टाइम मैनेज करना चाहिए, अदरवाइज चीज़ें मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। अब जब आप प्रीलिम्स की बात करते हो तो इसमें ही बात कर ले, तो प्रीलिम्स में आप कैसे मैनेज करोगे। सपोज़ आपने पॉलिटी पढ़ी, तो क्या करोगे, पॉलिटी पढ़ो,
उसके करंट अफेयर्स पढ़ डालो पिछले 5-6 महीने के, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो एटलीस्ट वो पढ़ लो, या फिर आपने जो भी नोट्स वगैरह बनाए जिस भी कोचिंग को फॉलो करो, सिनॉप्सिस है तो ठीक है, नहीं तो जो भी है वो ठीक है, उनको फॉलो करो, ठीक है। स्टैटिक के बाद करंट अफेयर्स, इसके जस्ट बाद इमीडिएटली बाद ट्राई तो यही करो कि 40-45 ईयर्स के आप अगर PYQs कर लो, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो आपकी टेस्ट सीरीज़ रिप्लेस हो जाएगी, दूसरे जो ये क्वेश्चंस हैं स्टैटिक टेस्ट है, इससे बढ़िया टेस्ट कहाँ मिलेंगे, इस पर तो हम कई बार बात कर चुके हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, कोई भी एक सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल मैंने इन्वायरमेंट एक सब्जेक्ट उठाया, इन्वायरमेंट स्टैटिक कवर करूंगा, इन्वायरमेंट करंट अफेयर्स कवर करूंगा, कंटेम्प्रेरी जो भी करने कर लिए, ये मेरा सब्जेक्ट मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया। अब मैं सीधे PYQ सॉल्व करूंगा, नॉट टेस्ट सीरीज। उससे क्या है कि मैं इस कंडीशन में हूँ कि मेरा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। इस वे में आपको अपनी प्रिपरेशन ले जानी है। सेम चीज़ आपको मेंस के लिए भी करनी चाहिए। सपोज आपने एग्री का पढ़ लिया स्टैटिक, देन एग्री करंट अफेयर्स पढ़ लिया, तो एग्री के PYQ सॉल्व करने का ट्राई करो कि कर पा रहे हो कि नहीं। ये आज की डेट में मार्केट में चीज़ अवेलेबल नहीं है, इस चीज़ पे हम काम करेंगे, राइट। तो एक और चीज़ है, हम कई बार बहुत सारे तरीके हैं टाइम मैनेज करने के। लोग क्या करते हैं, जैसे मैं ही क्या करता था कि पॉलिटी अगर पढ़ने बैठा हूँ तो एक सब्जेक्ट लेके 2 दिन 3 दिन जब तक ख़त्म नहीं हो जा रहा तब तक पढ़ रहा हूँ। एक वो वे आउट है। एक दूसरा वे आउट है जो लोग पढ़ते हैं कि 2 घंटे पॉलिटी, 2 घंटे हिस्ट्री, 2 घंटे कुछ भी सब्जेक्ट हो गया हमने ले लिया। इसमें एक इशू आता है, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, कई लोग इस तरह से पढ़ते हैं। कुछ लोग तो इमीडिएटली स्विच कर जाते हैं, कुछ लोगों को टेम्पो बनाने में ही 2 घंटे लग जाते हैं कि उस सब्जेक्ट की जो बेसिक थीम है, आइडियोलॉजी, उसमें घुसने में ही आपको 1-1.5 घंटा लग गया। तो आपको लगता है जैसे हमने पढ़ना शुरू किया था टाइम ख़त्म हो गया। तो वो चीज़ आप मैनेज करो। टाइम ब्लॉकिंग एक अच्छी चीज़ है। आप एक चीज़ डिसाइड करो। टाइम ब्लॉकिंग का कुछ ये एक एग्जांपल है, जैसे सपोज़ कोई बंदा 1 से 5 PM क्लाइंट का वर्क करता है, उसके बाद जिम जा रहे हैं 5 बजे, फिर चेंजिंग क्लॉथ, उसके बाद ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें ठीक है, आप हर चीज़ के लिए टाइम दो कि मेरे डिनर का ये टाइम है। अभी खैर आप किड्स तो नहीं होंगे आपके, तो इस तरह की कुछ चीज़ें आप करो। आप बेसिकली पूरा एक टाइम ब्लॉक में डिवाइड कर देते हो पूरे दिन का। ये चीज़ पे आप थोड़ा सा गूगल रिसर्च करना। जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग हैं किसी भी फील्ड में, जैसे एलोन मस्क हैं और अमेज़न के जो भी फाउंडर्स हैं, गूगल के फाउंडर्स आपको मिलेंगे, मोस्टली यहाँ पर टाइम ब्लॉकिंग को यूज़ करते हुए दिखेंगे। बट UPSC में शायद ये चीज़ आपके लिए इतनी हेल्पफुल ना हो। दोनों वे आउट हैं। टाइम ब्लॉकिंग आप लोग जैसे अगर इस वे में करते हो तो ठीक है, बट एक चीज़ ज़रूर करना, 1-1 घंटे का टाइम मत देना कभी। 4 से 5 घंटे का एटलीस्ट एक सिटिंग एक सब्जेक्ट के लिए दो, तो ये आपके लिए UPSC के लिए हेल्प कर जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और एक चीज़ ज़रूर है, जब भी मैं बात करता हूँ सक्सेस की लाइफ में या कहीं भी, फर्स्ट प्रिंसिपल ही यही है, व्हाट नॉट टू डू। आर्ट ऑफ लिविंग इक्वल टू आर्ट ऑफ लिविंग। अगर आप चीज़ों को छोड़ना जानते हो, उनसे मूव ऑन करना जानते हो, तो लाइफ ईजी है, राइट। यही सेम चीज़ UPSC में करनी है आपको। अगर मार्केट जाके 50,000 ज़ीरोक्स दिखते हैं, उसमें से आपको चूज़ करने के लिए आपके लिए कौन से 2 या 3 ठीक है, बस दैट्स इट। तो इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जो इसमें मैंने बात की, जो ये वर्ड फाइल अभी आपको दिखाई थी एग्री की, वो मैं आपको शो कर दूंगा। PYQ के लिए कुछ प्लेलिस्ट हैं, इसमें कई सारे वीडियोस हैं, देखो, ऐसे वगैरह लिखना सीखो। एंड प्रीवियस ईयर मेंस के अलावा प्रीलिम्स की भी आप प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।